नमस्कार, शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। साहित्य, संस्कृति और सिनेमा के इस चैनल में आज चर्चा होगी एक नाटककार से, अभिनेता से, निर्माता से, निर्देशक से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रमोद पवार जी की। प्रमोद पवार जी मराठी रंगमंच का एक जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने सालों साल रंगमंच को जिया है। इसके साथ ही सिनेमा में, धारावाहिकों में भी उतना ही काम किया है। तो ऐसे व्यक्तित्व से बात करना और उनकी बातें आप तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। तो चलिए बातें करते हैं उन्हीं से। प्रमोद पवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में, शेखर वाणी में, जिसमें मैं साहित्य की, संस्कृति की, नाटकों की चर्चा करता हूं। और मेरा प्रयास यही रहता है कि लोग पढ़ें, किताबें पढ़ें। और इस आज के आधुनिक युग में जब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो कहीं सब कुछ मोबाइल पर है, लगता है, मुझे लगता है कि केवल उसी पे जान लेने से वो बात बनती नहीं है। तो इसलिए आप जैसे कलाकार के पास आना और वो जब लोगों को बताते तो शायद उसका ज़्यादा प्रभाव हो। आपने किस प्रकार से आरंभ किया अपना ये कला जगत का सफ़र? कला जगत का सफ़र जो है उसके लिए एक तो हम जिस स्कूल में शिरोडकर हाई स्कूल परेल में है, तो वो जो स्कूल है उस स्कूल ने हमें बनाया है। आर्टिस्ट बनाना जो है ना, तो बीज बोया वहीं पे। वैसे तो हमारे कोकण में जो हम कोकण से जुड़े हैं, उस मिट्टी का एक गुण है, वो ऐसा है कि वहाँ पे कलाकार जन्म लेते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, वो वहीं से है ज़मीन वहाँ की बहुत बस और वैसे ही राजकीय व्यक्तिमत्व माने लोकमान्य तिलक भी है, सावरकर जी भी है, ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियां भी वहीं से है। तो हमारे यहाँ जैसे पॉलिटिक्स आजकल नाके नाके पे बोलते रहते हैं लोग, आज तो अपने मोबाइल पे देखते हैं, तो हमारे यहाँ हर एक गाँव के नाटक मंडली रहती है। तो वो साल में एक बार, कम से कम एक बार वो नाटक प्रेजेंट करती है हर एक गांव में। हर एक गांव में एक गांव ऐसे नहीं मिलेगा कि जहां कुछ नहीं हुआ है। तो वहां की नाटक मंडली इकट्ठा आके कुछ परफॉर्म करती है, वो हमने देखा है। मेरे पिताजी ने एक नाटक में काम किया था, उसका परफॉर्मेंस गांव में जाके पूजा के वक्त हो गया था, वो भी मैंने देखा है। और हमारे एक चाचा थे इनके पवार करके, वो तो नाटक लिखते थे। अच्छा। तो वो संस्कार अपने आजू इर्द गिर्द था। और स्कूल में हमें हर एक क्लास को एक नाटुकली प्रेजेंट करनी पड़ती थी साल में। और लड़कियां को एजुकेशन था, फिर भी लड़कियों को डांस करना था और हमें नाटक करना था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम उसी में से डेवलप हो गए थे। 5वीं कक्षा में था तब मैंने एक नाटक किया था, सुदाम्याचे पोहे। तो वो नाटक टीचर ही डायरेक्टर थे, तब की बात है ये। माने मैं 65 या ऐसे साल की बात कर रहा हूँ, 1965। तो वो टीचर ने डायरेक्ट किया हुआ था, वो उनके हिसाब से डायरेक्ट करते। आप आगे अपना वाक्य खत्म होने के बाद पीछे जाओ। मैंने वो प्रेजेंटेशन वैसा था, तो मैंने कृष्ण की भूमिका निभाई थी। कृष्ण क्यों मैं, तो ये जो नाक है ना, उसी की वजह से मुझे कृष्ण मिला पहले। बाद में बड़ा होने के बाद शिवाजी, संभाजी, लोकमान्य तिलक, चाणक्य, ये सभी भूमिकाएं मुझे करनी मिली। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शार्प नोज और शार्प वॉइस अपने वो भगवान की देन है। और उसी के ऊपर हमने बहुत कुछ काम किया बाद में। और जब ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द रहते कि आपके पास ये अच्छा है, ये बताने वाले लोग चाहिए, तो उन्होंने बताया कि आपकी आवाज़ अच्छी है, तो हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। जो अपना एसेट है उसको डेवलप करना ज़रूरी है, तो वो भी किया। तो नाटक करते करते हमने स्कूल में 10वीं कक्षा तक नाटक किया था। 9वीं कक्षा में रहता था तब मैंने एक नाटक की थी। तो वही प्ले दूसरे साल करने की नौबत आ गई, क्योंकि दूसरा कोई स्क्रिप्ट अच्छा नहीं मिल रहा था। तब की बात है ये 70 की, 1970। तो मैंने वो प्ले थोड़ा चेंज किया और नाटक का नाम बदल दिया।
आज जाके जब मैं खुद की ओर देखता हूँ तो मुझ में एक डायरेक्टर जो है वो वहीं से जाग उठा। ये सब मेरे दोस्त भी थे साथ में, क्योंकि क्लास का ये है, तो वो किया था हमने। वहाँ से हम कॉलेज में आए तो कॉलेज में सिंसियरली, क्योंकि मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे हाँ। तब के, तो पिताजी को लगा मैं डॉक्टर हो जाऊंगा। तो डॉक्टर तो होना ही नहीं था, क्योंकि वो दिमाग में था ही नहीं। फिर मैं कॉलेज करता रहा, लेकिन वो इन बिटवीन वो कला पथक ज्वाइन किया तो मैं फेल हो गया। बाद में मैंने प्रैक्टिकल में 80% मिले थे, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने, इसलिए मैंने वो ड्रॉप ले लिया। तो ड्रॉप ले लिया तो ड्रॉप ही हो गया वो। तो आगे पढ़ने में बहुत दिक्कत आई। मैंने एक लगाव रहता है वो टूट गया था। घर की माने ये अच्छी नहीं थी तब। हम 10 बाय 12 के रूम में रहते थे करी रोड के यहाँ, और बहुत सारे लोग थे एक ही घर में। पिताजी यहीं थे साथ में सब परिवार? वो तो यहाँ पे सेंट्रल रेलवे में नौकरी करते थे, स्पोर्ट्समैन थे, माने कबड्डी खेलते थे। तो उसकी वजह से उनको रेलवे में जॉब भी मिला था। तो मेरा जब जन्म हुआ उसी के 1 साल पहले उनको जॉब मिला था, 56 की बात है। तो वो काम करते करते उन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन इतना अपने पास कुछ नहीं था कि जो हम खुल के जी सके। चलो तू जा, तुझे जो करना है वो कर ले। ऐसी तब के पिताजी माताजी की हैसियत भी नहीं थी और हिम्मत नहीं थी। हाँ बिल्कुल। तुझे जो भी कुछ करना है कर, तू हमें घर में पैसा लगे दे, इतना पैसा हमें चाहिए, पगार दे, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो हमने ऐसे सोचा कि भाई ये बनने वाली बात नहीं है, मुझे जो करना है वो मैं नहीं कर सकूंगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैंने एप्लीकेशन करना शुरू कर दिया था। तो MTNL माने तब का बॉम्बे टेलीफोन्स, बाद में वो मुंबई हुआ। हाँ MTNL बना। तो वो उसमें मुझे जॉब मिला। तो 1 साल की ट्रेनिंग ले ली 76 में। 77 में मैं जॉब पे शुरू हो गया। तब स्टाइपेंड थी 120 एन में, और पहली पगार थी 380 या ऐसा कुछ। 81 की बात नहीं, 77 की बात कर रहा हूँ। 70 तब से नौकरी कर रहा हूँ, और नौकरी कर दी मैंने और घर में पैसा देना शुरू कर दिया। तो माँ ने और पिताजी ने बोला जाओ तुम जो करना है कर लो, और गवर्नमेंट जॉब था ना। हाँ। तो वो भी सिक्योर हो गया। तो हमने वो सिलसिला जारी रखा, लेकिन मुझे उन्हीं की वजह से, क्योंकि वो मेरे पिताजी माधव बाग में लेके जाते थे गिरगांव में। वहाँ पे पांडुरंग शास्त्री आठवले जो है वो निरूपण करते थे भगवत गीता के ऊपर। तो श्री कृष्ण का वो तत्वज्ञान विद्यापीठ है अभी थाना में, तो वो हर रविवार को सुबह वहाँ पे, तो वो मैं सुनते आया। मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन पता चलता था कि ये कुछ अच्छी बात बता रहे हैं श्री कृष्ण के बारे में, उनके आइडियोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। तो अब मैं सोचता हूँ तो मेरे ऊपर इनहेरेंट संस्कार कैसे हो गए। तो वो उस हिसाब से माने उस वक्त मेरे पिताजी मुझे वहाँ लेके जाते थे। ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है उनका। वो नहीं लेके जाते, बैठे रहो तो मैं मैदान में जाके खेलता, गाली गलौज कर देता, क्योंकि वो हमारा इलाका ही वैसा था। माने कभी आजकल जैसे मारामारी नहीं होती थी, तब तो वो चाकू सुरे सोडा वाटर का बॉटल ये वो ऐसी चलती थी। उस संस्कार से बाहर आ गया और अच्छे संस्कार मिलते गए। स्कूल अच्छा मिला, स्कूल ने बहुत अच्छा पढ़ाया। वहाँ पे संस्कृत सीखा मैंने। अच्छा। वहाँ संस्कृत सिखाने वाले हमारे काळे नाम के सर थे, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया और हमारी वाणी जो शुद्ध हो गई तो उसी संस्कार की वजह से। तो वाणी शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए पढ़ना, उसका नरेशन करना। मैं लोगों को देखता था, उनको पढ़ता था, और वो पढ़ना जो है उसी की वजह से आज जो भी कुछ प्रमोद पवार यदि है तो वो बस उसी की वजह से मैंने लोगों को पढ़ा। आजकल लोग ये पढ़ते हैं, स्मार्टफोन निकाल के देखते हैं, पढ़ते रहते हैं, सामने देखते ही नहीं है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके रहन सहन, ऑब्जर्वेशन नहीं है। ऑब्जर्वेशन बिल्कुल नहीं है, सुनते तो बिल्कुल नहीं है, गलत बातें सुनते रहते, ये पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है, सिर्फ मोबाइल पे जो भी आता है वो फॉरवर्ड करना।
और इतना ही रह गया है। लेकिन हम पढ़ के उसका अध्ययन करके बाद में सोच के उसको रखना है दिमाग में या नहीं, वो निकाल मैंने देखा कि गूगल या नेट के भरोसे रहते हैं, उस पर सारा ज्ञान करेक्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अधकचरा होता है, गलत होता है, ख़राब होता है, क्योंकि उसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, जिसको जो लिखना है वो लिख दिया, उसको कोट करते हैं कि ये मैंने पढ़ा, ये देखा, यहाँ पर जाना, तो बिना मतलब की बहस और बिना मतलब की चीज़ों पर खुद पढ़ के अंदर जाके सोच समझ के उसको फॉरवर्ड करना, ये आजकल होता ही नहीं, होता नहीं है ऐसा। तो वो इसीलिए अब आप मेरे पीछे जो बुक्स देख रहे होंगे, तो वो बुक्स मैंने नौकरी से जब पहला पेमेंट ले लिया था, छोटी सी बुक और एक छोटा सा अवार्ड उसका, वो मैंने खरीदा था। बाद में हर एक महीने के बाद एक एक बुक करके परचेस किया है मैंने खरीद के पढ़ के मैंने वो रख दिए, शो के लिए नहीं रखे। पहला नाटक प्रोफेशनली या बड़े स्टेज पर किस बड़े निर्देशक के साथ? एक संस्था थी उदय कला केंद्र करके, तो उस प्रायोगिक संस्था थी, तो उस प्रायोगिक संस्था से मैंने जुड़ के एक पहला नाटक एज एन एक्टर किया। यहाँ पे मुझे अच्छी शिक्षा मिली क्योंकि मेरे साथी थे, उन्होंने अच्छा डेवलप किया एज एन आर्टिस्ट। तो उन्हीं के साथ आर्टिस्ट करके काम करते करते वो क्या डायरेक्ट करते हैं, उनके डायरेक्शन के पीछे क्या सोच है, वो समझ के मैंने आगे खुद को बढ़ा दिया। वो तो फिर मैंने कंपटीशन में हिस्सा लेना शुरू किया कॉलेजेस से। तो INT में मुझे 78 में सब पहले अवार्ड्स मिले सभी। मैंने बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सेट, बेस्ट लाइट, सब अवार्ड्स ले लिए थे। तब अपने कमलाकर सोनटक के जी जो तो वो वहाँ पे जूरी थे, तो उन्होंने इतना सराहा था, उन्होंने कहा कि बस ठीक है, आप सब कुछ छोड़ के मुझे ज्वाइन कर दो और मेरे साथ रहो आप। लेकिन मैं नौकरी करता था तो वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि घर चलाना बहुत मुश्किल होता था। तो फिर सब कुछ छोड़ के तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन आज भी उनका मार्गदर्शन मुझे मिलते रहता है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनसे सलाह मांग लेता हूँ। उनके साथ बहुत कुछ काम कर चुका हूँ। वो तो गुरु जैसे ही एक एक आदमी मिलते गया और मैं आगे बढ़ता। मराठी में बहुत सारे लेखक हैं और बहुत बड़े बड़े लेखक हैं, और इतना साहित्य लिखा गया, रचा गया, दूसरी भाषाओं में भी ट्रांसलेट हुआ है। बहुत सारे यहाँ की नाट्य संपदा दूसरे भाषाओं में गई है जी। हिंदी में भी हुई है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा विजय तेंदुलकर हुए हैं, शिरवाडकर जी। किसको देखते हैं, किसका प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा रहा है उनके साहित्य का? देखिए क्या है, हर एक के स्टाइल अलग रहते हैं, सोच अलग रहती है। विजय तेंदुलकर के प्लेज यदि आप पढ़ोगे तो आपको एक अलग सा नाटक देखने का आनंद मिलेगा पढ़ते वक्त, क्योंकि उनकी लिखावट में ऐसे रहता है, वो बाएं तरफ गया, वहाँ से वो सामने आया, उसने मुड़ के उसकी तरफ देखा, इतना सारा डायरेक्शन उनके लिखावट में आपको मिलेगा। स्क्रीन प्ले टाइप ही लिखते थे वो। और उनके प्ले इतने बंधे हुए रहते थे, वो कोई भी आदमी उठ के वो डायरेक्ट कर सकता है, इतना रहता था। लेकिन उनका जो अंडर करंट है ना उस प्ले का, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो जब कहते थे कि वो आया और बाएं तरफ मुड़ के देखा उसने, तो बाएं तरफ मुड़ के क्यों देख रहा है, वो क्यों देख रहा है, ये आपको समझना है, ये आपको समझना है। और एक्टर उसमें टाइम कितना जाने वाला है वो आपको समझना है। वो टाइम कैलकुलेट होके सामने वाला आदमी जब बात करेगा तब उसका इफेक्ट क्या उभर के आएगा, वो आपको सोचना है। डायरेक्टर वहां रहता है, सो साइलेंस है उसका, वहां पे डायरेक्टर है। लेकिन वो उनके कैरेक्टर्स, सभी प्ले के कैरेक्टर्स आप देखो, गिधाड़े जैसा प्ले है वो, नहीं मुझे नहीं देखना है आगे, ऐसे लोग बोलते हैं। जब परफॉर्मेंस होता है तो इतना भयानक लगता है वो, लेकिन वो भी आदमी ही है, आप ही के घर के हैं या आपके घर के बाजू में है। समाज में ऐसे बहुत सारी कुटुंब व्यवस्था है जो ऐसे ही जीते हैं गिधाड़ों तरीके से। जयवंत दळवी है, शिरवाडकर जी जो कवि के रूप में आते हैं, तब कुसुमाग्रज होते हैं, वसंत कानेटकर, उनके तो 40 प्लेज है। वो एक एक प्ले पढ़ो, उनका क्राफ्ट्समैनशिप अलग है।
वो पढ़ोगे तो पता चलेगा, अरे यार क्या क्राफ्ट किया है, प्ले का क्राफ्टिंग कैसा। एक एक कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो नॉवेल लिखते हैं तो उसका कुछ पार्ट ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं लगता है वो, अरे ये चाहिए चाहिए उसका वर्णन, तो आप अपना पिक्चर देखना शुरू कर देते हैं वो नॉवेल पढ़ते पढ़ते, तो आप अपने विषय में चले जाते हैं। माने स्कूल में पहली बार गया, मेरे हाथ नए नए बुक्स आए, तो मैंने वो खोल के क्या किया, पहले उसको सूंघ लिया, और उसको सूंघने के बाद माने उसके सूंघने के बाद मैं उसके अंदर चला गया। माने हमारे पंचेंद्रिय जो है उसके जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, वो वहाँ से शुरू होता है। मेरा नया बुक हो या पहले सिर्फ मैं अभी नया बुक बोल रहा हूँ, बहुत सालों बाद मैंने नया बुक का बांस लिया था, तब तक पहले वो किसी ने यूज़ किए हुए बुक्स मैं यूज़ करता था। एक आध बार नई बुक मिलती थी, बाद में छठी सतवीं के बाद मिलना शुरू हो गया। मेरे पिताजी रेलवे के प्रेस में काम करते थे, तो वहाँ पे वो बचे हुए पेपर्स रहते थे, उसकी नोटबुक बना के लिख के आते थे, तो वो मैं यूज़ करता। बाकी बच्चे खरीदी हुई किताबें यूज़ करती थी राइटिंग के लिए, मैं वो गवर्नमेंट के पेपर के ऊपर पढ़ा हूँ। लेकिन मुझे आनंद बहुत, मैं अलग हूँ तुमसे, ये अलग था, वहाँ का वो माहौल अलग बनता था मेरा, और इसीलिए मैं ज़्यादा लिखना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। मैं खुद को कोसता नहीं रहा कि मैं ऐसे क्यों जन्मा हूँ, क्या हूँ ऐसे। तो वो अपनी देन है, हम जैसे भगवान ने रखा है वैसे उसमें आनंद लेके आगे बढ़ना है। तो ये सब सारे बुक्स लेके मैं जब पढ़ता हूँ तो विजय तेंदुलकर मिलते हैं, शिरवाड़कर मिलते हैं, कानेटकर मिलते हैं, जयवंत दळवी मिलते हैं, सबसे अच्छे और हैं महेश एलकुंचवार, किरण नगरकर, ये इन्होंने तो अंग्रेजी में भी अपने खुद के प्लेज लिखे हुए हैं, लेकिन उनकी सोच, उनके कैरेक्टर्स, वो समाज से चुन के लिखे आते हैं कैरेक्टर्स। अरे यार ये मैंने कैरेक्टर देखा है, तो उसको मैंने उनके प्ले महेश एलकुंचवार के वाड़ा चिरीबंदी में विजय मेहता के अंडर काम किया है, तो वो प्ले का बनना मैंने देखा है। विजया भाई जैसे राजदत्त जी है या और कोई है, तो वो एक आध कहानी पढ़ने के बाद उनके सामने पिक्चर आती है। तो विजय मेहता जी है ऐसी डायरेक्टर कि उनके सामने प्ले आया तो सिर्फ प्ले 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 ही लगता है, और वो उसको उस हिसाब से कन्वर्ट करके आपको बताती है। तो वो मेरे लिए बहुत अहम बात थी कि मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया और खुद को डेवलप कर सका। मैं, ये मेरे दीप स्तंभ है, उनके जरिए मैं कुछ लेते आया हूँ और बनता आया हूँ, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। लेकिन उसमें से कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कोई ऐसा नाटक, आपने बहुत सारे नाम लिखे समाज में, जैसे मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले मुझे हिंदी में एक राइटर से आगे बहुत कम समझ में आते नाम, लेकिन फिर भी उन्होंने 8वें 9वें मुझे बहुत प्रभावित किया। हाँ। फिर अगर बात करूं नाटकों का तो अंधायुग ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो उसी तरह कुछ ऐसा मैं चाहता हूँ कि हमेशा हमारे बैग में ना हमेशा एक अंधायुग पड़ा रहे, जब भी बहुत ऊर्जा देता है वो, राइट, पता नहीं कि उसको पढ़ के ना बहुत ऊर्जा देता है। बिल्कुल। तो उसी तरह से कोई किताब, कोई नाटक उस तरह से आपको लगता होगा कि हाँ ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, ये लोगों को सीख देता है। हालांकि मेरा परिचय होने के बाद डॉक्टर दया प्रकाश सिन्हा जो है, उनके 5 प्लेज मेरे पास आए थे, तो मैंने पढ़े। वो हिंदी में, जैसे अपने अंधायुग की बात की धर्मवीर भारती के, वैसे ही कोमल गांधार वगैरह, कोमल गांधार, डॉक्टर शंकर शेष जी, उनके प्लेज। शंकर शेष ऐसे मुझे लगता है कि पूरे साहित्य जगत में, मैं हिंदी और मराठी से अलग करके, मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि शंकर शेष अकेले ऐसे नाटककार हैं जिनका जब विषय वस्तु बिल्कुल अलग अलग है, इतना बृहद विषय वस्तु पर बहुत कम नाटककारों ने बिल्कुल सही लिखा है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप और कुछ देखें कि भाई मराठी में भी ऐसा कोई व्यक्तित्व है तो, ना बहुत सारे हैं। तो तब मेरा घर आना जाना शुरू हो गया था, तब माने वो हिमालय क्या रहता है
वो मैंने तब अनुभव किया है। आप भी यदि उनके रणांगन नाम की नॉवेल है, वो हिंदी में भी ट्रांसलेट हुई है, वो आप पढ़ो। 39 में लिखी हुई कादम्बरी है, आज भी वो अभी लिखी हुई लगेगी। और उसमें उस लेखक के अहम बात क्या है, उनकी जो बीवी थी विभावरी शिरूरकर, तो माने मालती बेडेकर, तो उन्होंने एक अपना नॉवेल या ऐसा कुछ बता दिया कि ये है, मैंने लिखी है, देखो जरा पढ़ के काका। वो काका बोलते थे। तो हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है क्या, कुछ तो बोलो, हाँ ठीक है, इतना ही बोला। तो आप लिख के दिखाओ, अच्छा क्या है। तो ठीक है, उन्होंने कुछ बोला नहीं। एक साल के बाद एक कुछ प्रिंट होके एक बुक आई थी, उसके ऊपर लेखक का नाम नहीं था। हाँ। तो वो उन्होंने मालती बेडेकर जी को दिया और वो कहा कि ये पढ़ लो, कैसा है जरा बताओ मुझे, किसने दिया हुआ है। वो पढ़ने के बाद बोले बहुत बढ़िया है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा ठीक है, मैंने लिखी हुई है। ये बातें हमारे साथ ऐसे जुड़ी हुई है कि ऐसे लोगों के माने पैर के धूल लगा के हम बड़े हो गए। कमर्शियली या कहें कि लोगों के कॉलेज में या स्कूल में आपने बहुत सारे नाटक डायरेक्ट किए और आपने एक्ट किया, लेकिन कमर्शियली उस तरह से कौन सा कोई बड़ा प्ले जो आपने डायरेक्ट किया और सब लोगों को पता चल गया कि प्रमोद पवार एक डायरेक्टर है? सबसे बड़ा लेखक मेरे ख्याल से जो हम आज अभी तक बात नहीं की, स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर। उन्होंने उस वक्त, माने 35 की ही बात कर रहा हूँ मैं बहुत बूढ़ा आदमी हूँ। तो उन्होंने संन्यस्त खड्ग नाम की एक नाटक लिखी है, 5 अंक की थी वो मेरे सामने आया, किसी ने लेके आया प्रपोजल कि भाई आप हमें करना है। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने पढ़ा, वो बाद में उसको एडिट करना शुरू किया। संस्कृत प्रचुर लैंग्वेज और उसमें शांति बनाए रखना माने क्या है। और अब एक गाल अब किसी ने मारा तमाचा तो दूसरा गाल आगे करो, ये गलत है। आप शस्त्र संपन्न होना चाहिए, शस्त्र अंदर रख के उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उसके साथ खेलना चाहिए आपको। आप शस्त्र संपन्न रहोगे तो आजू बाजू से कोई भी आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। ये बताने वाला, माने गौतम बुद्ध की जो आइडियोलॉजी है, शांति का संदेश है, वो ठीक है ना, अच्छी है। माने सबके सब लोग शांति के लिए भगवी कफनी पहन के नहीं जाना चाहिए। उनका संरक्षण करने के लिए भी हमें शस्त्र संपन्न होना जरूरी है, नहीं तो हमारी समाज की एक पीढ़ी से पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। तो ये संदेशा देने वाला जो नाटक है वो मैंने किया और उसी की वजह से लोग मुझे पहचानने लगे कि भाई ये अच्छा प्ले किया है। क्योंकि वो 5 एक्ट का प्ले मैंने 2 एक्ट में कन्वर्ट किया, एडिट किया, और कहीं भी ऐसा ना लगे कि सावरकर जी की क्षमा मांग के मैंने वो किया। क्योंकि उनकी संस्कृत प्रचुर जो भाषा है, मराठी में लिखी हुई, वो आज भी आप पढ़ोगे तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगी, ऐसी भाषा है। तो थोड़ी सहज करके और उसको एडिट करके मैंने उसको संभाल के दे दिया लोगों के सामने। उसको अवार्ड्स भी मिले, सब कुछ मिला, लेकिन बात ये थी कि मुझे वो प्ले करने का भाग्य मिला। उस समय भी आपकी नौकरी चल रही थी? मैंने अभी हालांकि रिटायर होने के पहले 2 साल मैंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उतनी स्टेबिलिटी नहीं थी। किस सन की बात? ये मैंने छोड़ी 2014 में। अच्छा, 2014 से अभी हाल ही में। हाँ। तो मैं 16 में रिटायर हो सकता था, तो मैं थोड़ा एडवांटेजियस, गवर्नमेंट की नौकरी है, पेंशन मिलनी चाहिए ना। तो पेंशन मिलने के लिए हमारे पास वो कॉरपोरेशन का ये आया था ना, तो गवर्नमेंट देने को राजी नहीं थी, वीआरएस वगैरह फिर लेके। तो उन्होंने ये किया, तो हमें हमारा लेटर आज जब आ गया कि आपको गवर्नमेंट की पेंशन मिलेगी, उसके दूसरे दिन मैंने छोड़ के राम राम किया। और तो बात ऐसी थी कि संसार है, उसको बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, तो उनको भी
थोड़ा आगे जाने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए, नहीं तो मेरे दिमाग में नाटक नाटक और नाटक रहता है, मैं कहीं भटक जाऊं तो वो भूखे पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने वो तय किया। इसी दौरान आपका फिल्मों का और धारावाहिकों का सारा सिलसिला चलता रहा। बिल्कुल। तो इस बीच में ये सब कैसे आपने संभाला? पता नहीं, वो ओपन सीक्रेट है। जैसे आपने कहा उसमें मर्मबंध भी आपने किया। मर्मबंध प्रोड्यूस की आघात नाम की फिल्म की, जिसके लिए मुझे बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ये, वो बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड में भी नॉमिनेट हुआ था मैं। अच्छा। और शिवाजी गणेशन अवार्ड मिला मुझे। बस इसी दरमियान ये सब मैंने जॉब करते हुए, क्योंकि नौकरी जब मैं जाता था तब मेरे कलीग्स जो थे वो मुझ पे प्यार करने लगे थे, क्योंकि मैं कुछ अलग हूँ उनसे, ये उन्हें पता चला। हाँ। ये कुछ अलग करता है, और सहयोग भी करते थे, बाकी चीज़ सहयोग करते थे। और अभी बोलने में कुछ हिचकिचाहट नहीं है मुझे, क्योंकि तब हमें बहुत पैसा मिलता था बाहर से। कुछ भी करो, मुझे यहाँ पे फ़ोन है, ये वो फ़ोन वहाँ रखना है, शिफ्ट करना है, तो उसके लिए भी पैसा मिलता था, अलग से पैसा। नहीं तो एप्लीकेशन करो, ये करो, वो करो, तो ये उसमें मैं नहीं था। तो बाकी लोग थे, तो इसलिए तो वो उसका आनंद लेते, मैं चला जाऊंगा। तो आनंद वो लेते थे, मैं मेरा आनंद लेता था। बिल्कुल बिल्कुल, अपने अपने आनंद में सब। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो जो स्थायी आनंद है वो तो कुछ क्षणों का आनंद था, कल तो खत्म हो गया। ये तो मेरा आनंद का दौर चलता रहा, और इस आनंद ने और मल्टीप्लाई किया। बिल्कुल। और वो बाकी आप तक नहीं रहा, आपने दूसरों को भी बांटा। बिल्कुल कि भाई सब लोग लो। तो ये नाटक का इस तरह का सिलसिला आपका चला। और बाकी आपने बताया कि फिल्म ये की, और ये सीरियल आपने किया, मर्मबंध आपने किया राजदत्त जैसे बड़े निर्देशक के साथ। इसके अलावा आज आप पढ़ाने में या वर्कशॉप्स करने में पूरा उतना ही आनंद लेते हैं, क्योंकि बांटना बहुत आवश्यक है। वो आपका अनुभव कैसा रहा? क्या हुआ, मेरी आवाज़ अच्छी है, तो अब मेरे पास बच्चे आने लगे कि हमें सिखाओ कैसे करना है। तो मैंने एक बीच में पुला देशपांडे और अशोक जी रानड़े, इनसे एक 10 दिन का वर्कशॉप हमने NCPA में किया था। तब मुझे प्रैक्टिकल क्या है, कैसे करना है, वो मैं समझ पाया। ये बात है 86 की। मेरे 10-12 साल जाने के बाद मैंने ये शिक्षा पाई इनसे। बाद में विजया जी मिली, उनके साथ मैंने नाटक में काम किया। वो अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मैं विजयाबाई को इंस्टीट्यूट मानता हूँ। तो इन लोगों से सीखने के बाद मुझे पता चला कि ये मुझे दोहराना चाहिए। तो दोहराने के लिए क्या करना चाहिए, आपको पकड़ा, आपको बताया ये ऐसे करो, ऐसे करो। तो मुझे लगा कि भाई मैं ये अच्छा पढ़ा सकता हूँ लोगों को। तो ये अपना गुण अभी जब पता चले तो वो उसको दोहराना चाहिए, करते रहना चाहिए। और लोगों को यदि फ़ायदा होता है तो मैं दुकान नहीं खोलूँगा, लेकिन मैं पढ़ाते रहूँगा। मैंने दुकान नहीं खोली है अभी तक, और करने की चाहत भी नहीं है। मैं लोगों को पढ़ाता हूँ। घर में भी आते हैं बच्चे, कितना देना है सर, जो मन में है वो दे दो, नहीं दिया तो फिर भी कोई इतराज़ नहीं है। तो वो सिलसिला चालू है। लेकिन बीच में 2015 में एक फिल्म दिमाग में आई, किसी ने मदद की, तो मैंने फिल्म भी की। उसका नाम ट्रक भर स्वप्न। तो वो फिल्म करने के बाद डायरेक्टर करके फिल्म का डायरेक्टर भी हो गया मैं, और अच्छी बनी। उसका डिस्ट्रीब्यूशन मराठी में तकलीफ ही है, तो उस हिसाब से वो चली गई, आई और चली गई। लेकिन जो लोग आज चैनल पे देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे या ZEE5 पे, तो वो बोलते हैं अरे यार ये कभी आई थी, अच्छी फिल्म है। तो मैंने बोला अच्छी फिल्म है ना। हाँ। तो मतलब ये ठीक है कि भाई कम से कम कहीं तो पहुंची है। हाँ। तो सबका आनंद लिया मैंने, डायरेक्शन का, नाटक का, फिल्म का, काम करने का, अवार्ड्स पाने का, सब कुछ किया है। अब क्या रहा है, पढ़ाना है, लोगों को कुछ मालूमात करके देना है कुछ, तो वो करते रहता हूँ। और बुक्स, अपने बहुत सारे दोस्त हैं तो उनसे मिलते रहता हूँ। कम से कम एक ना एक बुक मेरे, जैसे आपने कहा वैसे ही एक बुक मेरे बैग में रहती ही है। बिल्कुल। तो वो फालतू स्मार्टफोन पे जाने से वो अच्छा है, वो मैं पढ़ सकता हूँ। और मुझे वो देख के पढ़ना बहुत अच्छा लगता है।
बुक खोल के पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उसको सूंघ के पहले अंदर लेके जाना अच्छा लगता है। और मैंने स्टोरी टेल के लिए कम से कम 10-15 घंटे का वॉइस रिकॉर्डिंग करके दे दिया है। लोग वॉइस सुनते हैं, बताते हैं। दूरदर्शन के लिए कुछ काम करता हूँ अभी, और आकाशवाणी पे बहुत सारे प्लेज हैं मेरे, वो लोग सुनते रहते हैं। मेरे हिस्से में हिस्टोरिकल जो कैरेक्टर्स है वो बहुत सारे आए हैं, जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया था। लोकमान्य तिलक है, चाणक्य है, सावरकर जी का प्ले है, शिवाजी माने है। उसके शिवाजी है, संभाजी है। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जीवनी मैंने रेडियो पे पूरी पढ़ ली है, लोगों ने सुनी है। वो महात्मा फुले जी का भी मैंने रोल किया हुआ है। तो ये सारे सब हस्तियों को पढ़ के मैंने किया है, तो इनके जीवनी का एक छोटा छोटा हिस्सा मेरे शरीर में है कहीं तो, और इसी वजह से मैं आगे जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ है। इसीलिए, और आपने चूँकि हर आदमी को बताना, एक एक आदमी को बताना इतना मुश्किल काम है, आसान नहीं। इसीलिए हमने ये प्रयास शुरू किया कि आप जैसे लोगों का जो अनुभव है वो मल्टीप्लाई होकर ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो समझ पाएँ कि पढ़ना कितना ज़रूरी है और हर व्यक्तित्व के बारे में जानना कितना ज़रूरी है, जिससे वो आपका व्यक्तित्व गढ़ता है और आप फिर शेयर करते हैं। तो इसीलिए ये चैनल है शेखर वाणी। और आप सबसे गुजारिश है कि अगर हमारी बातचीत अच्छी लगी तो इसके बारे में आप कमेंट करके बताएं, बिल्कुल, और क्या जानना सुनना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मुलाकात होगी किसी नए व्यक्तित्व, किसी नई कविता, कहानी, साहित्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।